हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपका ये चैप्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बाद में लिख लेना, घर पे कर लेना है। भाई ध्यान दो इसमें, चैप्टर की वेटेज कोई कम नहीं है। क्या बोला? चैप्टर की वेटेज कम नहीं है, और इस वजह से ये मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। सर आपकी होएगा ये सब? हाँ सब कुछ इधर देखिए सभी प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और देखो, यहाँ पे ये आपका सबसे पहला चीज जो इसमें, बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी, और मैं एक काम करूंगा बल्कि साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि कैसे जो पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से ही पूछा जाता है। शुरुआत में जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा घर पे कि देखें क्या क्या इसमें पढ़ाने के लिए, फिर पढ़ा, फिर हमने देखा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमने कहा बच्चों से कि भाई पढ़ाएंगे तो पूरा चैप्टर, लेकिन ये सेलेक्टेड सी चीजें इंपॉर्टेंट लगी हमें इसमें पढ़ के, क्रक्स ही है। फिर देखा कि क्वेश्चन भी वही है, जो यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन भी वही है, पेपर में भी वही आया, तो फिर वो श्योर हो गया कि हाँ इसमें से यही पूछा जाए। तो देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहला चैप्टर गोइंग, पहले चैप्टर पहला पेज है, गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड एंड ऑल्सो दैट ऑफ मेडिवल पीरियड। एंशियंट मतलब प्राचीन काल, और मेडिवल पीरियड मतलब मध्यकालीन, ठीक है। तो बीच वाला पीरियड, ठीक है ना, और जैसे होता है ना एंशियंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका मेडिवल हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके तीन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे ही इन्होंने बताया है। एंशियंट पीरियड की हिस्ट्री में, मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में, वी डू फाइंड द मेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन मैनी कंट्रीज। बहुत जगह, बहुत सारी कंट्रीज में स्टैटिस्टिक वर्ड का हमने यूज देखा। हाउएवर देयर रिमेन अ क्वेश्चन मार्क, इस बात पे आज भी डाउट है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, कि ये बना कहां से था। अब इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर में पूछी जा सकती है। वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। लैटिन भाषा में एक वर्ड है स्टेटस, उससे बनाई है वर्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है इट हैड इट्स ओरिजिन द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा, ठीक है। मेरे में अलग पैटर्न में लिखा है, इसमें अलग है। नहीं, मिलेगा सब इटालियन कुछ। में स्टैटिस्टिक्स है। हाँ वो स्टैटिस्टा है, ठीक है। और जर्मन और आगे सम स्कॉलर बिलीव दैट जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज, ये तो जर्मनी में क्या बोल रही थी, बोल के दिखाइयो। अरे बोल तो सही, स्टैटिस्टिक, ठीक है, कह रही है। हाँ चलो ठीक है। तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज लेटर चेंज टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है स्टैटिस्टिक को कैसे पढ़ेंगे, बट मुझे इतना पता है कि के वाला जो स्टैटिस्टिक है वो कौन सा वर्ड है, जर्मन। अनदर सजेशन इज दैट फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, अब स्टैटिस्टिक क्यू है, ये क्या है, कैसे पढ़ते हैं उस पर जाओ मत जाओ, आप इसको भी क्या पढ़ दो, क्यू वाले को भी, स्टैटिस्टिक वॉज लेटर चेंज्ड, वॉज मेड एज स्टैटिस्टिक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ में आई बात? अब बात आती है सर पेपर में इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। यस ऑफ कोर्स बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सी। लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, ठीक है। फ्रेंच वर्ड कौन से वाला था, क्यू वाला, और इसने कौन सा दे दिया, जर्मन वर्ड के वाला, हाँ। इसलिए सी गलत है, बाकी सही। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन है। अब उसके बाद आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, इसके बाद के पैराग्राफ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा
तो ये नहीं है कि वैसे स्किप करें, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है उसमें कुछ खास नहीं है, तो मैंने वो स्किप करके आपका नट शेल में बात करनी शुरू कर दी। अब इधर देखो, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। बेटा स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन दो तरीके की है, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल। जब भी स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में बोला जाए तो वहां पे आता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। किसकी बात हो रही है? स्टैट्स के मेथड्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मूलाज की बात हो रही है। और जब भी स्टैटिस्टिक को स्टैट्स को प्लूरल सेंस में बात की जाएगी तो वहां पे स्टैट्स के डेटा की बात होगी। एक्चुअल में स्टैट्स में एक सिंगल डेटा की कोई वैल्यू नहीं। एक बच्चे के मार्क्स क्या करूं उससे? मीन निकाल लूं, कोरिलेशन निकाल लूं, डिस्पर्जन निकाल लूं, कुछ निकाल सकता हूं? कुछ भी नहीं। तो सिंगल वैल्यू का स्टैट्स में कोई मतलब नहीं है। स्टैटिस्टिक हमेशा पूरे ग्रुप डेटा के साथ, या मैं कहूंगा टोटल के साथ डील करती है, एग्रीगेट के साथ डील करती है, ठीक है। सिंगल वैल्यू की स्टैट्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पे आपका जरा देख लीजिएगा, और ये जो बात मैंने बोली वो लिखी हुई भी दिखाऊंगा आपको। अब पढ़ते हैं बुक की लैंग्वेज। वी में डिफाइन स्टैटिस्टिक्स ईदर इन अ सिंगुलर सेंस और इन अ प्लूरल सेंस। Statistics, when used as a plural noun, may be defined as the data, qualitative या quantitative, that are collected usually with a view of having statistical analysis. Statistical analysis करने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा की बात हो रही है। However, statistic when used as a singular noun may be defined as the scientific methods. Methods, ठीक है ना, सीधी सीधी बातें, हमें क्या ऊपरी तौर पे पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। तो आपका साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। मतलब डेटा की कलेक्शन नहीं होती, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर प्राइमरी डेटा में इंटरव्यू मेथड है, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, इस तरीके, या मास सर्वे करना है तो मास सर्वे करने के लिए भी कुछ मेथड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो मेथड्स की बात कर रहा है तो इन सब की बात कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर एनालाइजिंग ऑफ डेटा और प्रेजेंटिंग डेटा। प्रेजेंटिंग डेटा में क्या होता है? टेक्सचुअल फॉर्म। अरे ध्यान दो, टेक्सचुअल फॉर्म जब टेक्स्ट में लिख के पूरा डेटा लिखा जाता है। एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, कई दंगे हो गए, एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनानी है तो वहां पे टेबल थोड़ी, वहां पे क्या चलेगा? टेक्स्ट चलेगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, डायग्रामेटिक फॉर्म, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव, है ना। ये सब जो है प्रेजेंटेशन के तरीके ना, नाम तो सुना हुआ है ना, दोबारा दिखा भी दूंगा अगर याद ना आ रहे हो तो। तो ये सब कुछ जो है वो किसमें कवर हो रहा है? स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन, यानी कि स्टैटिस्टिक के मेथड्स में कवर। समझ गए? तो अब इससे और डिटेल में नहीं जाना, बस इतनी बात समझ गए हम, ठीक है। अब इधर देखो, आगे इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। जैसा कि मैंने बोला कि आपको जब कोई चीज पढ़ने से मना कर रहा हूं तो मैं, इसका मतलब ये नहीं मैंने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ चुका हूं। और मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में रीड वंस, कोई भी इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि एक बार बच्चा पढ़ लेगा तो, जैसे ये पढ़ा है ना, तो मैंने बच्चे को बताया कि देख जैसे इस पैराग्राफ में पढ़ा तो आपको एक चीज मिली, इकोनोमेट्रिक्स के लिए अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंटरेक्ट विद स्टैटिस्टिक इन अ वेरी पॉजिटिव। अब ऐसे ऊपर लिखा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, इकोनोमेट्रिक्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंटरेक्ट विद स्टैटिस्टिक इन अ वेरी, ऑप्शन है पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, आइदर और नन ऑफ, ऐसे करके बोलो। तो आप इसमें कौन सा इंटेलेक्चुअलनेस काम करेगी? जो बच्चा ये लैंग्वेज पढ़ के गया, ये पैराग्राफ पढ़ के गया, वो लगा के आएगा, और दूसरा लगा के नहीं आएगा। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो कितने नहीं, पढ़ा हुआ होना चाहिए बस। समझ गए? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि एक बार के लिए कोई चांस नहीं देना चाहता ना मैं भाई। 5 नंबर मिनिमम चैप्टर है, 5-6 पेपर में, 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी क्वेश्चन क्यों जाए, वो भी वो क्वेश्चन जिसमें कुछ करना ही ना हो। एक बार आप पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चंस करोगे तो पढ़ोगे ना घर पे एक बार, फिर एक बार बीच में पेपर से पहले, और एक फिर लास्ट पेपर से जस्ट 1-1.5 घंटे पहले, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूं आधे घंटे में मैं ही करवा दूंगा,
तो आधे घंटे में तुम भी कर ही लोगे, पेपर से आधे घंटे पहले दोबारा पढ़ के चलेगा, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे लिखा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या डील करता है, लिखा है, देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक डील विद द एग्रीगेट, वही वाली बात हो गई जो मैंने बोली, और मैंने बोली भी यहीं से पढ़ के, स्टैटिस्टिक डील विद एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल। एन इंडिविजुअल टू अ स्टैटिस्टिशियन, एक इंडिविजुअल जो स्टैटिस्टिशियन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट। सीएमए वाले जो बच्चे हैं बेटा, आपके भी कोर्स का पार्ट है, इनके 6 क्वेश्चन आके 6 नंबर का आएगा, तुम्हारे 3 क्वेश्चन आके 6 नंबर का आएगा, पता है ना आप लोगों को। तो इंपॉर्टेंस दोनों के लिए बराबर है, इनके 6 क्वेश्चन आएंगे, आपके 3 आएंगे, और आएगा इसी में से ही जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इधर देखो आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, कि क्या कमी है स्टैटिस्टिक की, इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डेटा, ये लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक एक्चुअली तो बना तो किसके लिए, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। आप एक बात बताओ, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, इन सब में कहीं पे आप स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। However, qualitative data also can be converted to quantitative data. Qualitative data को quantitative data में कैसे convert कर सकते हो? रैंक्स प्रोवाइड करवा के, यस सर। है ना। लेकिन लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है, क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आ रही है बात। अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, अरे ये पता है कौन सा चैप्टर है, वो जो तुम्हारे 11th क्लास में शुरुआत में चैप्टर नहीं थे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 3 चैप्टर थे 11th क्लास की स्टैट्स में इको के साथ, तो वो तीनों चैप्टरों का करेक्ट सही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, दोस्तों डेटा दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। बेटा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा जहां लिखा है वहां पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा जो लिखा है वहां पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बुक में से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरी बुक में से मैंने पता क्या करा, इस बुक में से तो पढ़ा ही रहा हूं, मेरी बुक में से मैंने पता क्या करा, वो जो 11th वाली बुक थी ना, कौन सी थी, संदीप संदीप गर्ग और भी वीके और हाँ ओरी, टी आर जैन, वीके ओरी, इन सब बुक में से ना मैंने नोट जो थे वो बना लिए। ठीक है, वो और सिंपल लैंग्वेज, तो मैंने कहा ये भी हो गया वो भी हो गया, तो नॉलेज के हिसाब से भी बढ़ जाएगी बात और कुछ बचेगा भी नहीं। अच्छा यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कैसे कैसे होता है। इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, मेल्ड क्वेश्चन मतलब आपने क्वेश्चनेयर बनाया और मेल कर दिया। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, पहले ये ना, ये जो कंटेंट बना हुआ है ये पहले के हिसाब से बना हुआ है, ये तब का, ये 2006 की बुक है, ये 2006 से आज तक ये कंटेंट चेंज ही नहीं हुआ। अब क्या है, आज के टाइम में ना व्हाट्सएप और ये जो वीडियो ऐप और ऑडियो सिस्टम इतना ज्यादा रिफाइंड हो चुका है कि शायद कई बार ना इनके वाले तरीके बेकार लगे, कि क्या बकवास कर रहा है। लेकिन बेटा पेपर में ना आप वैसे, मतलब कि अपनी सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी हिसाब से टिक करके आओ। ठीक है, अब जैसे देखो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, फिर लिखा है ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर मतलब सैंपल सर्वेयर, एन्यूमरेटर मतलब सर्वेयर जो सर्वे कर। अब देखो क्या लिखा है, इंटरव्यू मेथड कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या है। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देयर फ्रॉम देम। In case of natural calamity like a super cyclone or an earthquake or an epidemic like a plague, plague ऐसा होता था जैसे ये भी कोविड Yes, आया था sir. ना, Plague. वैसे ही प्लेग होता था। We may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method। अब कितनी बकवास बात है कि क्या प्लेग जैसी, जो कि कोविड जैसा आपका वहां पे पर्सनल इंटरव्यू करा जाएगा, या पता नहीं किस सेंस में बोला हुआ है इसने, या तो हमारी समझने में इनकैपेबिलिटी है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब 1 to 1 लिखा नहीं है, इन्वेस्टिगेटर मीट द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली, है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर ऐसी नेचुरल कैलेमिटी में, ये तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड को बेस्ट बता रहा है, लेकिन हमें लगता है भाई क्या बकवास है। लेकिन मैंने कहा आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर पेपर में पूछा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी,
विच ऑफ द कलेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज बेस्ट, तो आप क्या लगा के आओगे? पर्सनल। पर्सनल इंटरव्यू। जबकि सही बात में तो ये नहीं है सही, लेकिन बुक में ऐसे लिखा हुआ है। आगे देखो, if there are some practical problems in reaching the respondent directly, as in the case of rail accident, then we may take recourse for conducting indirect interview method, where the investigator collect the necessary information from the person associated with the problem. अब जैसे मान लिया कोई बंदा कहीं फंस गए हैं, तो आप कि उनको हेल्प मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किससे बात करनी चाहिए? उस बंदे से तो बात कर नहीं सकते, वो तो फंसा हुआ है। तो आप क्या करोगे? उसके रिलेटिव से बात करोगे, क्लोज पर्सन से बात करोगे। एक कंपनी की एयरलाइन हाईजैक हो गई, तो आप किससे बात करोगे? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे। ये थोड़ी कि हाईजैकर्स के पास ही जाओगे कह रहा और आपने कैसे करा? आपने कैसे करा? आपने नहीं, आपको कह रहे हाईजैक बस करके कैसा लग चाय रहा वाय मंगवा लो, है ना? करने के बाद। तो आई होप समझ गए आप बात को। तो इसमें ना फिर अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस बना लेना। टेलीफोन इंटरव्यू मेथड के लिए क्या बोला है? क्विक एंड रेदर नॉन एक्सपेंसिव वे। अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव, तो आप क्या लगा के आओगे? तो टेलीफोनिक। समझ गए बात को? कैसे पढ़ना है, एक आइडिया मिल गया? ठीक है। अच्छा ये देखो लिखा है अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सिव मैक्सिमम फॉर थर्ड टाइप, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्सिव होता है। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार टेलीफोन में नॉन रेस्पॉन्सिव कैसे? बेटा मैं बताता हूँ। हाँ, कॉल बेटा नहीं, कॉल तो हम जैसे उठा भी लेते हैं, लेकिन एक तो कंपनी वाले। हाँ, अच्छा, लेकिन कंपनी वाले अगर कोई सर्वे करे कि कौन जीतेगा दिल्ली में इस बार, ठीक तो है, भी कार्ड। तो आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं, कट। तो इसका मतलब है कि मतलब टेलीफोन पे आप इस तरीके के सर्वे वाली जो बात होती है उसमें नॉन रेस्पॉन्सिव होते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आई बात। ऐसे पढ़ने का तरीका बता दिया, नहीं तो तुम्हें लगता है कि कैसे पढ़ना है, तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से। अच्छा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ से आता है बेटा? देख लो, अब तो इंटरनेट, मैगजीन, ये सब तो है ही बेटा। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स निकालती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट्स निकालता है हर क्वार्टर में, और वो क्या बताता है कि कौन सी कंट्री, कौन सी इंडस्ट्री, आगे उसने क्या एनालिसिस करा है कि कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं। और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के ग्रुप, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज के ग्रुप जो है उसको खरीदते हैं, रिपोर्ट को। बड़ी लिमिटेड सी रिपोर्ट निकालते हैं, ऐसे नहीं कि मार्केट में अवेलेबल हो गई, नहीं, बड़ी लिमिटेड सी रिपोर्ट निकालते हैं। आप शायद इंटरनेट पे भी पब्लिश कर देते हो, पहले तो रिपोर्ट्स निकालते थे बड़ी लिमिटेड सी कॉपीज, लोग खरीदते थे क्योंकि वो आगे का फ्यूचर क्या करते थे? उससे प्रिडिक्ट करते, फोरकास्टिंग के लिए। समझ गए बात को? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की भी डिपार्टमेंट है ऐसे हमारे यहाँ भी, एक है ये CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये करवाता है ना सर्वे वगैरह, सेंसस वगैरह सब जो है। इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ध्यान रखना। एक जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइवेट एंड कॉस्टली गवर्नमेंट सोर्स लाइक ISI, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, और ICAR भी कुछ होगा। NCERT पता ही है आप लोगों को, NCERT बहुत बड़ी सोर्स है किसकी? डेटा को कलेक्ट करने की सेकेंडरी सोर्स है। आपको बता दूं कि NCERT में लिखा हुआ एक तरीके से जस्ट लाइक अ लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है। NCERT की इतनी ज्यादा इमेज बनी हुई है। हाँ, हमने कभी कभार मैथ्स में थोड़ा बहुत कभी एक आध क्वेश्चन में कोई गलती देखी होगी पूरी बुक में, आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप में, बट वैसे हमें NCERT में जब भी कभी क्वेश्चन में आंसर हमारा मैच नहीं करता, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है नहीं, बुक नहीं, कौन गलत है हम। आगे देखिए, NCERT में ये नहीं कहते गलत होता है, वहां पे चाहे गलत भी हो ना, लगे पड़े हैं सॉल्व करने में कि कैसे आएगा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? रीड वंस। स्क्रूटनी मतलब जांच करना। स्क्रूटनी तो पता होगा, अकाउंट्स में काफी बार ये वर्ड यूज होता है, स्क्रूटनी, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो स्क्रूटनाइज ही तो करता है, जांच करता है किसकी? अकाउंट्स की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मैं ये रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूं ना, तो आप घर पे जाके रिकॉर्डिंग से देख के फिर कर लेना। अभी जल्दी जल्दी में अच्छे नोट्स बनाओ, जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो लिखना है, उससे ज्यादा लिखो, ठीक है। और मैंने बोला अच्छी पढ़ाई को हैबिट में शामिल कर लो,
क्योंकि ये अभी कुछ एक आध महीने का गेम नहीं है, ये खत्म होते ही 5-6 साल की बात भी नहीं, अभी कम से कम 1-1.5 साल तो बहुत लग के पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ लो तुम्हारी जॉब लग गई है, मन में ये फीलिंग लाओ, जॉब में कोई छुट्टी नहीं कर सकते आप कुछ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और फ्यूचर में आप हमेशा अपनी इस हैबिट के थैंकफुल रहोगे। क्यों? क्योंकि ये हैबिट आपको, जैसे एक ऐसी सुना इंटरव्यू में, अक्षय कुमार कहता है कि आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर बट आई एम अ डिसिप्लिन्ड एक्टर। तो क्या हुआ कि जब मैं था तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग भी थे, लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं थे। डायरेक्टर के सामने ठीक है ना, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, सुबेरे 9 बजे बुला के शाम को 5 बजे आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे मौका मिल गया, मुझे मौका मिलता रहा, और वो हट गए और मैं रह गया। तो आप ये समझो कि डिसिप्लिन से बहुत कुछ अचीव हो सकता है। और डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे ये है कि रेगुलर पढ़ाई, यहाँ रेगुलरिटी को डिसिप्लिन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो बच्चे लगे हुए हैं भाई, बच्चे सब अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, क्यों देख रहा हूं मैं बहुत जगह पे, मतलब लिटरली मजाक भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ना कभी उनसे अभी फाउंडेशन में शायद कई ना, वरना बच्चे इतने खुलते नहीं है। मतलब सही बताऊं, हालांकि मैं कभी कोई ऐसा क्लोज डोर वाला साइन नहीं देता कि मुझसे बात मत करो या मुझसे, ऐसा कोई साइन नहीं देता, बट फिर भी शायद कोई रीजन होता होगा। बट जब वो इंटर में जाते हैं तब वो भाई साहब बड़े खुल के जैसे बात करते हैं कैसे पढ़ाई चल रही है, तो बड़े अच्छे से वो अपना बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना एक्सप्रेसिव वे में बताते हैं। तो समझ में आता है कि यार मतलब कि चाहे वो वैसे थोड़े जॉली नेचर के दिखाई दे, लेकिन कॉन्शियसली दे आर वेरी डिटरमिन्ड। और होना भी चाहिए यार, बिना पैसों के अब ये दुनिया ऐसी बन गई है, बिना पैसों के कुछ है ही नहीं, है ना। एंजॉय करने के लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे आपको पता है कैसे आएंगे, और कोई ऑप्शन हमारे पे है नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ना 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया डेटा को। या तो टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा, मतलब डेटा को कैसे बांटेंगे, टाइम बेस्ड, या हम डेटा को बांटेंगे एरिया बेस्ड। टाइम को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, देखो टाइम बेस्ड इजी करके बोल दिया, लेकिन ये वर्ड याद रखने, क्रोनोलॉजिकल, और दूसरा वर्ड क्या है, टेम्पोरल। अच्छा, एरिया वाला क्या होता है, ज्योग्राफिकल या फिर स्पेशियल। ठीक है, क्या वर्ड बोला, स्पेशियल। ठीक है, स्पेशल नहीं, स्पेशियल। अच्छा, और उसके बाद क्वालिटेटिव डेटा, जिसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, जो कि जैसे तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी को पहले यूटिल्स में लिखा जाता था, बाद में फिर पैसों की टर्म्स में, प्राइस की टर्म्स में करने लगे। क्वांटिटेटिव डेटा और क्या बोला, कार्डिनल डेटा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैंने नीचे वाले पैराग्राफ में नहीं पढ़ा, सुन रहे हो? मैंने इसमें नीचे पैराग्राफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं देखा, मेरे को बस ले दे के इस पूरे पेज में बस यही चीज समझ में आई कि चार चार वर्ड जो लिखे हुए, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अच्छा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब वही जो मैंने बताया था, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सबसे पहले। तो सुनो, ऐसे पढ़ना है, मैंने पूरा पूरा पैराग्राफ में अंडरलाइन करवा दिया, मतलब क्योंकि मेरे को पता है ना कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखो, पहला पैराग्राफ, पहला पार्ट इस का इंपॉर्टेंट है, द मेथड कंप्राइजिंग प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ, द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन यूजुअली मेड बाय टेक्सचुअल पर। ये सच बात है कि गवर्नमेंट में कहीं पे भी टेबल नहीं बनाई जाती, गवर्नमेंट में हर जगह के जो रिपोर्ट्स होती है वो किसमें आती है, पैराग्राफ। ठीक है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है। अब ये तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का बताया, मेरिट्स देख लो। द मेरिट ऑफ द मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन लाई इन इट्स सिंप्लिसिटी, इवन अ लेमैन कैन प्रेजेंट डेटा बाय दिस मेथड, कोई भी बंदा इसको प्रेजेंट कर सकता है। द ऑब्जर्वेशन विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मतलब जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है ना, तो आप चीजों को ना तो बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते, ना उसे कम करके दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फर्दर मोर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अदर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि आगे जो और प्रेजेंटेशन के तरीके हैं
उनसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं डेटा को? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की अब लिमिटेशन सुन लो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज नॉट प्रेफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियन सिंपली because it is dull, monotonous, and comparison between different observation is not possible in this method. For manifold classification, manifold classification का मतलब जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो, जैसे पॉपुलेशन को मैं बोलूं मैरिड अनमैरिड, मेल्स फीमेल्स, ठीक है, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट, आ रही है बात समझ में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, पता नहीं कितनी क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, है ना? तो जब इतने सारे क्लासिफिकेशन होते हैं तो वहां पे डेटाज मिक्स हो जाते हैं, किसमें? टेक्सचुअल में। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। समझ नहीं आता ये कौन सी चीज की बात चल रही थी, अब कौन से पे आ गए? मिक्स हो जाते हैं। तो वहां पे बेटर कौन सा होता है? टैबुलर। जब तुम्हें न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल यानी कि वो दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो क्या तुम्हें कभी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, टैबुलर या डायग्रामेटिक में दिखाते हैं? डायग्रामेटिक में दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना? एकदम से देखते ही समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे ये पार्टी जीत रही है, सीधी समझ में आता है। अब इधर देखो, समझ में आ गया? ठीक है, टेक्सचुअल के बारे में हो गया। टैबुलर, टैबुलर जो है दोस्तों, ये देखो, टैबुलर में बस एक ही पॉइंट याद रखना है, अगर आया तो यही आएगा। मैंने बहुत बहुत शॉर्ट कर दिया बेटा चैप्टर आपका। टैबुलर में आपसे क्या पूछा जाएगा? ये टेबल है। इस टेबल में देखो, ये जो पूरा का पूरा ये एक बॉक्स बना हुआ है, ऊपर देख रहे हो, ये मजेंटा कलर में बॉक्स है और बॉक्स हेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बॉक्स। ये पूरा का पूरा बॉक्स हेड कहलाता है। अच्छा, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कैप्शन। जो येलो कलर वाला एरिया है जहां पे नंबर्स हैं उसे बॉडी बोलते हैं। और जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉलम बना हुआ है जो बता रहा है कि कौन सी रो में क्या लिखा हुआ है या कौन सी रो में किस ईयर का डेटा है, उसे बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं उसे? आइए एक बार जरा पढ़ते हैं और देखो क्या लिखा है। मैं जिस स्पीड में बोल रहा हूँ वो बहुत फास्ट तो नहीं लग रही है? नहीं सर। द टेबल, सुनो, the table under consideration should be divided into caption, box head, stub and body. Caption is the upper part of the table describing the column and subcolumn if any. The box head is the entire upper part of the table which include column and subcolumn numbers, units of measurement along with caption. Stub is the left part of the table. अच्छा देखो क्या है, सुनो मैं तुम्हें दोबारा से बोल दूं। अब ये कैप्शन और बॉक्स हेड में ना थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स हो रही है, हमें क्लैरिटी नहीं कर, हमें पता चल गया है कि बॉक्स हेड बड़ा है क्योंकि लिखा था बॉक्स हेड की डेफिनेशन में, बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल व्हिच इंक्लूड कॉलम, सब कॉलम, नंबर्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलोंग विद। इतनी क्लैरिटी, समझ गए बात को? हर चीज में बिल्कुल बारीकी में मत घुस जाना क्योंकि कोई फायदा ही, ठीक है, कंफ्यूज करेगी वो, ठीक है। और हालांकि एक टाइम था जब मैं भी ऐसे ही बहुत ज्यादा बारीकी में घुसता था। शिराज सुन रहा है भाई? लेकिन ना ऑब्वियसली हमने तैयार भी चीजों को वैसे किया पढ़ाते वक्त। मैं देखता, मेरा खालसा कॉलेज के बैक साइड में मेरा सेंटर था, जितने बच्चे एसआरसीसी हंसराज, वो ऐसी बारीकियों में नहीं घुसते थे। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता था ये तो बल्कि ज्यादा पूछेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। और जो बच्चा उनसे लोअर रैंक वाले कॉलेज में था, जैसे सत्यवती कॉलेज है नॉर्थ कैंपस, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो जैसे यहाँ का जैसे वहां पे एसआरसीसी हंसराज है, यहाँ पे है वेंकटेश्वर, है ना? और यहाँ का अगर वहां का सत्यवती मतलब यहाँ का दयाल सिंह, दयाल सिंह कॉलेज क्या बहुत अच्छी इमेज है? कैसे बेकार सी है, बेकार सी है, ठीक है। लेकिन भाई भगत सिंह कॉलेज का देख के तब ऐसे गेट वेट धुलवाता है प्रिंसिपल जैसे अपना घर धुलवा रहा हो, बढ़िया लगता है मुझे देख के। खैर, दयाल सिंह कॉलेज है, उसकी कोई बहुत खास इमेज नहीं है। मैं कॉलेज को खराब नहीं कहूंगा भैया, वहां पे भी एडमिशन 99% पे मिलता है, लेकिन बट ठीक है। जैसे एक वो है कॉलेज, उसकी भी कोई खास इमेज नहीं है, वो शादरा में पड़ता है, श्यामलाल, श्यामलाल, क्या बात है, बिल्कुल सही है, श्यामलाल कॉलेज। पहले तो वहां पे बड़ा बेकार था, लोग एडमिशन ही लेते थे, वो चक्कर के वहां के लोकल्स थे। ऐसी जाकिर हुसैन कॉलेज का भी बड़ा, जाकिर हुसैन कॉलेज
साइंस के लिए फेमस है, लेकिन जो आसपास के लोकल्स है ना, वो जबरदस्ती दोस्त बना के, अरे तेरी लड़ाई हो जाए ना तो हमें बुला ली, भाई साहब मर्डर ही कर दिया एक बार, और मर्डर करके पूरे कॉलेज के जो मेन गैलरी थी वहां टांग दिया बंदा। ठीक है ना, लेकिन फिर वो बाद में, अब देखो ना यहाँ, बेटे वो आउटसाइडर की वजह से तो बच्चे थोड़ी खराब होते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक तो गार्ड खड़ा है जो वो चेक कर रहा है कार्ड, और पीछे एक वो बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा खड़ा हुआ है कि अगर कोई आए तो, मतलब बस उसकी फिजिक ही देख के जल्दी से तो कोई पंगे लेने वाला नहीं है। खैर इधर देखो प्लीज। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत बारीकी पे नहीं जाते हैं, खास तौर से जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी पॉइंट्स लिखी हुई हैं भाई, आपका ये बेकार है, इनमें कुछ खास मुझे नहीं दिखा, फिर भी आपका मन करे तो एक बार रीड कर लीजिए बस। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भैया पढ़ने सारे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है, ठीक है ना, और लेकिन एक बार पढ़ने पड़ेंगे, ये बोरियत तुम्हें मुबारक, ठीक है। लाइन डायग्राम भी पढ़ना पड़ेगा, मैंने बार डायग्राम भी, और पाई चार्ट, और इसमें से समझो इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल भी आता है, और जब इसका प्रैक्टिकल आता है तो ना एक सेकंड में बच्चा शॉक में ही चला जाता है, ये कौन सा चैप्टर है। क्योंकि 2012 में मैंने पेपर दिया था, जस्ट टू इंश्योर माई सेल्फ कि दैट आई एम एबल टू गेट फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है ना। एक्चुअली जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोलते नहीं था, बेटा जैसा बता रहा हूँ वैसा आ रहा है, तो मैं ना ऐसे ही क्लास में बोल रहा था लाउडली कि जैसा बताऊंगा ना बेटा वैसे ही आएगा, ऐसे करके, तो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो गया मैं कि ये बात कैसे बोल सकते हो तुम, एक इनर वॉइस होती है ना, कैसे बोल सकते हो, तुमने पेपर बनाना है। तो भाई मैंने कहा यार ये तो, और बेटा ध्यान रखना, आप कितने वीक हो या कितने स्ट्रांग हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो या कितने लेस कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस शायद वीकनेस और स्ट्रांग से भी ज्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि अगर आप लेस कॉन्फिडेंट हो तो स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मन में कॉन्शियसनेस आ गई, क्योंकि मैं उस समय पे 800 बच्चे पढ़ा रहा था अलग अलग बैचेस में, मतलब कहीं पे 80, कहीं पे 125, कहीं पे 140, ऐसे करके। तो मैंने पेपर दिया, मैंने कहा मैं पेपर दे के देखूंगा, अगर मेरे 100 में से 100 नहीं आएंगे तो चुपचाप अगले दिन से सारे बैचेस मतलब जो खत्म कर दिए हैं, उसके बाद अपना जॉब ढूंढेंगे, रिज्यूमे बनाएंगे बढ़िया सा, जॉब कर लेंगे। अगर तुम नहीं ला सकते तो फिर पढ़ाओ मत, है ना। मैं इंटर में फाउंडेशन, और सॉरी इंटर में कह रहा हूँ, इंटर में कॉस्टिंग एफएम ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आई मस्ट बी अ क्वालिफाइड सीए, उसके बाद ही मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हालांकि आज तक जितनी बार भी ग्रेजुएशन में पढ़ाया, तो आप ये समझ लो कि हर बार कम से कम 5-7 बच्चों के 75 आउट ऑफ 75 आए कॉस्टिंग एफएम के अंदर, हर बार, मतलब जितने साल पढ़ाए। लेकिन मेरे को मतलब मेरा इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि भाई, होता है ना, बच्चे को भी थोड़ा फील होना चाहिए, सीए से हाँ मतलब ऐसे समझ लो, तो मैंने इसलिए कभी नहीं पढ़ाया। एक बार एक आध बार मुझे अप्रोच भी किया, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने कहा भाई वो ना कभी क्वेश्चन उठाना तो मुझे वो बहुत पिंच करेगा, पहले ही पिंच करता रहता है वो। मैंने कहा दूर हट जाओ इससे। खैर, तो पॉइंट मेरा आपका ये था, मैंने उस समय पे पेपर दिया 2012 में, और 2012 में क्वेश्चन आया, और भाई साहब एक बंदा जो ये सोच के बैठा है कि मेरे 100 में से 100 आने चाहिए, 99 भी नहीं चलेंगे, और उसके सामने क्वेश्चन आ जाए तो भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, तो भाई साहब एक बार के लिए तो सांस ऊपर के ऊपर। मैंने वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और लेकिन वो विद इन अ सेकेंड्स, मतलब विद इन अ सेकेंड नहीं, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका मुंह में समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है। और ये देखो, पहली बात तो ये पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट याद है आपको कैसे बनते थे, ये जैसे डेटा है तो इसका पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करो, इस रेवेन्यू का टोटल करो, क्या करो, इस रेवेन्यू का, और इस हर एक वैल्यू को टोटल से डिवाइड करके 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, इन्हें बोलते हैं सेंट्रल एंगल, क्या बोलते हैं इन्हें, इस वर्ड ने मुझे बचा लिया। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि देखो तुक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का मारा तो 100 छोड़ो 99 भी नहीं आएंगे और नीचे चले जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, इधर देखो क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो दिखा देता हूं, ये बस बेटा 5-7 मिनट का काम रह गया, खत्म कर रहा हूं।
सेट बी भी करना है इसका, सेट सी नहीं करेंगे, सेट बी कर लेंगे पर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। और इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड ऑफ रॉ मटेरियल लेबर। जब ये रॉ मटेरियल लेबर बोला ना, मुझे पता है क्या फीलिंग आई, इंडेक्स नंबर का होगा क्वेश्चन। डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर वर्क 12, 20, 35, 23 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ऐसा एक टाइप का इंडेक्स नंबर में मैंने करा हुआ है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। बस फिर जब तक मैं सेंट्रल एंगल वर्ड आते ही मुझे क्लिक करना शुरू हो गया, मैंने कहा भाई ये पाई चार्ट वाली बात कर रहा है। और मैंने सबसे कम जो वैल्यू वाला कंटेंट था 12, उसका एंगल निकाला 48 डिग्री। बच्चे पेपर में मेरे को आज तक ध्यान है, भूला नहीं हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि 1 सेकंड के लिए तो सांस रुकी गई थी। तो आप ये समझो वैल्यू तक यही थी बच्चों, वैल्यू तक यही थी, 92 डिग्री ही आंसर था। 2 क्वेश्चन हुए थे पेपर में ऐसे, एक हुआ था कोरिलेशन का, मतलब हजारों बार बताया हुआ क्वेश्चन, लेकिन जब थोड़े ज्यादा भी कॉन्शियस हो जाते हैं वो भी गलत होता है ना। मैं बहुत फास्ट कर रहा था क्योंकि लिख तो रहा नहीं था, कैलकुलेटर तो यूं चल रहा है आंसर, और मेरे पीछे वाले को मैं दिखा के आया था, भाई भला करके आया था मैं, ठीक है। वो बच्चा मुझे मिला बाहर, हाँ हाँ बाहर मिला। एक दिन में पेपर होता था, सीपीटी का टाइम था, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था सर्दियों दिसंबर के महीने, ठीक है। तो वो मुझे मिला, कह रहा और भैया क्या हाल चाल, मैंने कहा भैया बोलते बेटा तब बाल थे ना। हाँ, शर्ट जीन्स चप्पल ऐसे मैं पहुंचा हुआ था। तो कहने लगा कि कैसा गया पेपर आपका अकाउंट्स और लॉ का, मतलब शुरुआत में नहीं मिला था, एक पेपर हो गया था। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा बस मैथ्स की दिक्कत है। तो मेरे उसी समय जैसे उसने बोला मेरे माइंड में आ गया, मैंने कहा यार तू पेपर देने आया, किसी का भला ही कर जा। तो मैंने उसे बोला सुन, मैंने कहा तेरे ना 100 में से 100 आएंगे, 99 भी नहीं। और कह रहा भैया मैं आपको इकोनॉमिक्स बता दूंगा, मैंने कहा जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो आगे का मैथ्स होता है ना, मतलब बीकॉम लेवल पे या एमकॉम लेवल पे, तो उसमें ना इकोनॉमिक्स थोड़ी सी इंटीग्रेटेड होती है, तो इसलिए इतनी इकोनॉमिक्स हमें आती है, और सबको ही आती है 12th वाली जो इकोनॉमिक्स होती है। भाई मैं पहुंचा तो आते हुए मेरे पीछे पड़ गया, "क्या भैया ये वाला बताना, ये वाला बताना।" मैंने कहा सुन 20 मिनट रुक, ठीक है। 20 मिनट में पेपर करना है, अबे यार पूरे टाइम में करूंगा तो फिर टीचर किस बात का। तो आपका भाई फिर मैंने वो 20 मिनट में पूरा पेपर खत्म। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कोरिलेशन का था। मैं भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, जो भगवान भी चाहता था कि तू आगे पढ़े, पढ़ाए। ओ भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहली बार में यूं करा, आंसर कुछ अलग, दोबारा करा फिर आंसर अलग, 4 बार, चारों बार आंसर अलग। तो ना जल्दी कर रहा है और कुछ मिस्टेक कर रहा है। फिर मैंने वो क्वेश्चन पता है कैसे करा, एक ये जो भी करना था मैंने कहा पहली बार में एक ऑप्शन आंसर। हाँ तो बस मैंने टिक करा, चल दिया। फिर उस लड़के को मैंने ऐसे करा, पेपर यूं करके दिखाया मैंने। हाँ मैंने, क्योंकि सेट आते हैं ना, अगर ना पता हो तो इस बात के थ्रू बता दूं, सेट आते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं। नीचे उससे क्या होता है कि फिर अब मैं बोल दूं 1 का लिख ए, 2 का भी, को कोई टेंशन नहीं थी, मुझे पता चल चुका था कि मैं सही हूँ। तो आपका अब वो कोई मुझसे छीन भी लेता ना पेपर, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने यार मैं किसको सेटिस्फाई करता, अपने आप को, मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर चुका था कि मैंने पूरे क्वेश्चन कर लिए और 20 मिनट में कर दिए। मैंने उसे ऐसे दिखाए और आपका उसने आराम से टिक कर, भैया इकोनॉमिक्स बताओ, मैंने कहा और उस पेपर में मैं पूरे 200 क्वेश्चनों में से 120 करके आया, सारे सब्जेक्ट मिला के मेरे मार्क्स एग्जैक्ट 120 है। उस दिन से मुझे ये भी खत्म हो गया। जब बच्चे कहते थे ना, कई कई बार पढ़ाते थे कि सर करके तो मैं 60 का आया था सर, पता नहीं कैसे 39 पे रोक दिया, सर ये कुछ ना कम करते हैं बच्चों के नंबर। तो उस दिन से मुझे ये भी लगा कि शायद ये भी नहीं होता। भाई मान सकता हूं कि मैं मैथ्स में तो चलो 50 में से 50 आ गए, लेकिन अकाउंट्स, मैं 2012 की बात कर रहा हूं, मैंने आखिरी बार अकाउंट 2004 में पढ़ा था, 8 साल बाद अकाउंट्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो आप समझो कि इतने साल बाद भी पढ़ने के बावजूद भी अगर
हम करके जो आए थे वो ठीक करके आए थे, और वो तरीका था। सब हमारे अंदर भी चेंजेस फाउंडेशन से हुए थे, उससे पहले हमें भी कोई ऐसा खास कुछ भी नहीं था। फाउंडेशन से हमें समझ में आ गया कि पढ़ाई किस तरीके से, किस डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ करनी है, और वही आप लोग भी अब करके दिखाएंगे, आई एम श्योर। फिलहाल यहाँ पे आइए जरा देखिए आखिरी कुछ पॉइंट्स। ये देखो M प्लस GP बेटा, यहाँ तक बता दिया ना मैंने तुम्हें। यस सर। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी, सुनो, अब ये देख लो, लास्ट पॉइंट है बस। ये आपके सामने दे रखा है डेटा, ठीक है, ये डेटा दे रखा है। दो चीजें सिखानी है, पहले नीचे लिखी हुई दिख रही होंगी, क्लास लिमिट, और दूसरी क्या, क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट किसको कहते हैं, ये देखो ऊपर टेबल में, 44 टू 48, 49 टू 53, 54 टू 58, 58, 59 टू 63। अब क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। 48 और 49 में गैप कितने का है, एक का, तो एक का आधा कितना होता है, 0.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस। आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्लास इंटरवल कभी भी चाहिए हो, क्लास इंटरवल चाहिए हो, क्लास लिमिट का क्लास इंटरवल नहीं लेते, किसका लेते हैं, क्लास बाउंड्री का। 44 से 48 में कितने का गैप है, 4 का, और 43.5 से 48.5 में कितने का गैप है, 5 का। तो क्लास इंटरवल, पहले क्लास इंटरवल का गैप 4 नहीं 5। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक दो चीजें होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछी जा सकती है कि एक डेटा दे दे और बताओ कि पहले दो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ, या पूछे पहले दो क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, है ना। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी, देखो पहले क्लास इंटरवल की कितनी है, 3, लेकिन डेंसिटी में आप डिवाइड किससे करते हो, क्लास इंटरवल, किससे डिवाइड करते हो, तो 3 को डिवाइड किससे करा, 4 से नहीं 5 से, क्योंकि क्लास इंटरवल कितना है, 5। अगले फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किससे करा, 5 से। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड करते हैं, लेकिन क्लास इंटरवल से नहीं बल्कि टोटल फ्रीक्वेंसी से। आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 36। तो पहले क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3/36, और दूसरे क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4/36। एनी डाउट? नो सर। इसके अलावा मिड पॉइंट या मिड वैल्यू सबको पता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय। एक चीज जो तुमसे गलती हो सकती है, और मुझसे भी शुरुआत में एक आध बार हुई, क्लास मार्क्स वर्ड जब आता है ना, क्लास मार्क, तो ऐसा लगता है क्लास इंटरवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जबकि क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू, जबकि क्लास इंटरवल, क्लास सॉरी मिड पॉइंट या मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क्स, ठीक है। तो ये भूलना मत, ये गलती हो सकती है, एक आध बार और पढ़ोगे तो ही शायद याद रहे। मेरे से तो हुई थी एक आध बार गलती कि क्लास मार्क्स आते ही मैंने सोचा क्लास इंटरवल, जबकि क्या निकालना था, मिड वैल्यू। आखिरी में क्लास इंटरवल का मतलब पता ही है आप लोगों को, और देखो क्या लिखा है नीचे, पढ़ते हैं एक बार लैंग्वेज में। द विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज होती है, लिमिट्स यूज, दैट्स इट बेटा, दैट इज ऑल। ये वही चीज है, फ्रीक्वेंसी, frequency density or relative frequency. This chapter is over now. You have to complete this chapter of set A and set B. अभी जैसे कि मैंने बोला कि मैं मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे वीक लगातार क्लासेस लेने की बात करूंगा। तो किसी भी एक दिन आप जब जिस दिन भी दिखाई कहेंगे सबने ट्राई कर लिया है, एक दो दिन बाद पूछ लूंगा मैं आपसे, ट्यूसडे पूछ लूंगा, अगर सबने कर लिया होगा तो एक दिन दे दूंगा कि भाई उस दिन सारे डाउट्स पूछ लेना, सेट ए और सेट करना जरूर है। चैप्टर की वेटेज बता दी, 5 नंबर, बहुत अच्छे मार्क्स हैं कम मेहनत में, है ना। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ।